हेलो स्टूडेंट्स, इस स्लाइड में हम अपना जो पहले वाला चैप्टर था हिस्ट्री एंड इट्स सोर्सेस उसको कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो मैंने आपको पढ़ा दिया था। आज हम इसमें जो बचा हुआ रिमेनिंग टॉपिक है वो है हाउ डू वी स्टडी आवर पास्ट। हम अपने पास्ट की स्टडी कैसे करें। इन आवर सर्च टू नो हिस्ट्री वी नीड टू लुक एट द रिकॉर्ड्स ऑफ द पास्ट इवेंट्स। हमें इसके लिए हिस्ट्री जानने के लिए जो हमारे पास्ट में, जो हमारे भूतकाल में जो समय बीत चुका है, जो घटनाएं हुई हैं उनके बारे में जानना होगा। दीज रिकॉर्ड्स में बी अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ रिटन मटेरियल और पिक्चर्स एंड ऑब्जेक्ट विच आर कॉल्ड सोर्सेज। ये जो मटेरियल है, जो रिकॉर्ड है, वो हमें किस तरीके से उपलब्ध है। कुछ लिखित मटेरियल है, कुछ हमारे सामने पिक्चर हैं, तस्वीरें हैं, कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं, ऐसी चीज़ें हैं जिनको जो कि ये सारे सोर्सेज कहलाते हैं, जिनके बारे में हम हिस्ट्री में जानेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। हाउ टू काउंट डेट। अब हम डेट कैसे काउंट करते हैं। द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, द फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी, इन द डेट फ्रॉम द वेयर वी काउंट ईयर फ्रॉम द 2010 मीन्स 2010 ईयर आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। इसमें हम आफ्टर और बिफोर क्राइस्ट के हिसाब से इसको काउंट करते हैं। ओके, अब आ जाते हैं हम नेम्स द लैंड। ठीक है, एज वी नो दैट आर कंट्री इज़ नोन बाय डिफरेंट नेम। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे देश को विभिन्न नामों से बुलाया जाता है, सच एज हिंदुस्तान, इंडिया एंड भारत। जैसे कि हिंदुस्तान, इंडिया और भारत। द वर्ड इंडिया केम फ्रॉम द वर्ड इंडस। जो इंडिया नाम का वर्ड है वो इंडस नाम के शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई। द वर्ड इंडस केम फ्रॉम द ओरिजिनल संस्कृत नेम ऑफ द रिवर। और जो इंडस वर्ड है वो संस्कृत शब्द है, इसका जो वास्तविक उत्पत्ति है वो संस्कृत शब्द से हुई है और ये एक नदी के नाम पर है। द इरानियन एंड द ग्रीक्स हु केम थ्रू द नॉर्थ वेस्ट कॉल्ड द हिंडोज और द इंडोज। कुछ ईरानी और ग्रीक लोग जो भारत आए नॉर्थ वेस्ट से, वो इसे हिंडोज और इंडोज कहकर बुलाने लग गए। एंड द लैंड टू द ईस्ट ऑफ द रिवर वाज कॉल्ड इंडिया। और जो पश्चिमी लोग थे वो इसे इंडिया कह के बुलाने लग गए। इन कोर्स ऑफ टाइम, समय के साथ साथ, द कंट्री केम टू बिकम नोन एज इंडिया। और फिर इसको भारत के नाम से जाने लगा। इन ग्रीक एंड हिंद एंड इन पर्सियन लेटर ऑन द वर्ड हिंदू बिकम हिंदुस्तान। और जो ये ग्रीक वर्ड था, जो हिंद और था, हिंद और पर्सियन लोग जो थे जिन्होंने हिंद वर्ड का इस्तेमाल किया, वो धीरे धीरे हिंद वर्ड किस में कन्वर्ट हो गया, हिंदुस्तान में। द नेम भारत और भारतवर्षा वॉज गिवन टू द कंट्री आफ्टर द नेम ऑफ एंशियंट क्लेन ट्राइब्स टू भारताज। और जो भारतवर्ष का नाम है ये पुराने समय में ट्राइब्स में जो भील आदिवासी लोग थे उनसे इसे भारतवर्ष नाम लिया। अब हम आते हैं सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, मतलब हिस्ट्री के स्रोत क्या क्या हैं, हम किन चीज़ों से, इतिहास के स्रोत क्या क्या हैं, कैसे इतिहास को जान सकते हैं। वी लर्न अबाउट द इवेंट ऑफ द पास्ट फ्रॉम मैनी सोर्सेज। दीज आर डिवाइडेड इनटू लिटरेसी एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। हम हिस्ट्री जानने के लिए इन स्रोतों को दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है साहित्यिक मटेरियल, लिटरली, और आर्कियोलॉजी मतलब पुरातत्व चीज़ें। फर्स्ट हम पढ़ेंगे यहाँ पर लिटरेरी सोर्सेज। तो लिटरेरी सोर्सेज के बारे में हम जानेंगे अभी। ओके, these sources include written records from the past. These are important as they tell us about the social, political and economic condition of the time when they were composed. ये सारी जो रिटन चीज़ें हैं उनसे हमें पता चलता है कि पुराने समय में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन कैसा हुआ करता था। Many literary sources were transferred from one person to another by orally before they were written down. और कई सारे जो पुरानी चीज़ें हैं वो हमें एक दूसरे के बताने पर पता चली हैं, जो कि कहीं पर नहीं लिखी। मतलब पीढ़ियों से किसी की पीढ़ी ने किसको कुछ बताया, फिर वो पीढ़ी दर पीढ़ी वो बात हमको पता चलती चली आई है और हम अपने हिस्ट्री के बारे में जान पाए हैं। दूसरा सोर्स है आर्कियोलॉजिकल सोर्स। इसमें क्या है देखते, आर्कियोलॉजिकल सोर्स क्या होते हैं, पुरातात्विक सोर्स क्या होते हैं। दीज सोर्सेज इंक्लूड मोन्यूमेंट्स। जो मोन्यूमेंट्स होते हैं, जो स्मारक होते हैं, जैसे कि हम मोन्यूमेंट्स की बात करें तो ताजमहल है, एक स्मारक है, कुतुब मीनार है, लाल किला है, ये सब क्या है, मोन्यूमेंट की कैटेगरी में आते हैं। क्वाइंस, उस समय आपने
sculptures, paintings, weapons, pottery, ornament, all the objects are artifact which were created in the past. Let us how discuss these sources of history in detail. इसके अलावा कॉइन्स, उस समय सिक्के कैसे चला करते थे, और जो स्कल्पचर्स थे जो हमें मिले हैं वो कैसे थे, पेंटिंग्स कैसी थी, उस समय के वीपन्स हथियार कैसे थे, पॉटरी मतलब जो मिट्टी के बर्तन आदि थे वो किस तरीके थे, और कुछ जो हमें ऑर्नामेंट्स गहने आदि मिले हैं, इन सबसे हमें पास्ट के बारे में पता चलता है। ठीक है, अब लिटरेरी सोर्सेस। Literary sources include all written and non-written or oral text containing information about our past. Literary source में सारे लिखित और अलिखित दस्तावेज आते हैं जो हमें पास्ट और ओरल भी अगर हमें किसी ने बताए हैं पुराने समय के बारे में, तो वो भी सारे लिटरेरी सोर्स में आते हैं। इन एंशियंट टाइम पीपल हैड, पुराने समय में जो लोग थे नो नॉलेज ऑफ राइटिंग पेपर, पुराने समय के लोगों को लिखने का मालूम नहीं था। सो दे यूज टू बार्क ऑफ द बिर्च ट्री और पाम लीव्स टू राइट बुक्स। तो ऐसे समय में जब वो पेपर पर लिखना नहीं जानते थे तब उन्होंने एक बार्क जो छाल होती है, एक बिर्च नाम का ट्री होता है, उसकी जो छाल होती है उस पर और पाम लीव्स पर लिखना शुरू किया। दीज टेक्स्ट कॉल्ड मनु स्क्रिप्ट, और ऐसी स्क्रिप्ट को या ऐसी लिखावट को हम मनु स्क्रिप्ट कहते हैं। वी व्हेन आर नाउ प्रिजर्व इन मोनोस्ट्रीज और लाइब्रेरीज, जिन्हें हम आजकल संग्रहालय में और लाइब्रेरीज में संग्रहित करके हमने रखा हुआ है। अब स्कर्ट एंड सेकुलर टेक्स्ट लिटरेसी सोर्स डील द रिलीजियस सब्जेक्ट आर टुगेदर कॉल्ड स्कर्ट लिटरेचर, जो हमें रिलीजियस चीज़ों के बारे में जो हमें इतिहास बता रहा है उसको स्कर्ट लिटरेचर कहा गया है। ऑन द अदर हैंड टेक्स्ट दैट आर फोकस्ड ऑन सब्जेक्ट ऑफ सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल इम्पॉर्टेंट, इसके साथ साथ ही ऐसा मटेरियल या ऐसी लिखित सामग्री जो हमें उस समय की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक गतिविधियों और महत्व के बारे में बता रही है। एंड हैड लिटिल लिंक विथ रिलीजियन, और उनका का थोड़ा बहुत भी जुड़ाव जुड़ाव है वो अगर धर्म से है, तो ऐसे सोर्स को हम सेकुलर लिटरेचर कहते हैं। ओके, इंडिजीनियस एंड फॉरेन लिटरेचर, ये इंडिजीनियस एंड फॉरेन लिटरेचर क्या है, लेट्स सी। Literary text written in the past by people our country are called indigenous literature. अपने देश के बारे में अगर कोई व्यक्ति लिखता था तो उसको इंडिजीनियस लिटरेचर कहा जाता है। ऑन द अदर हैंड एक टेक्स्ट रिटन बाय फॉरेनर्स, और अगर किसी देश के बारे में किसी उस देश के रहवासी ने ना लिखकर दूसरे किसी फॉरेनर ने या विदेशी व्यक्ति ने लिखा है, हु विजिटेड इंडिया एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम एंड रिकॉर्डेड देयर एक्सपीरियंसेस आर कलेक्टिवली नोन एज फॉरेन लिटरेचर। और उन्होंने भारत घूमने आए और उन्होंने भारत के बारे में अपनी जो जानकारी थी, जो भी उन्होंने देखा सुना और उसको लिखा है, तो उसको हम कह रहे हैं फॉरेन लिटरेचर। बिसाइड देयर आर सम एंशिएंट लिटरेरी सोर्स हुज स्क्रिप्ट वी हैव नॉट बीन एबल टू अंडरस्टैंड सो फॉर। इसके साथ साथ कुछ स्क्रिप्ट ऐसे भी हैं जिन्हें हम आज तक भी समझ नहीं पाए हैं। वी आर अनेबल टू नो व्हाट दे कंटेन, उसमें क्या कंटेंट शामिल थे। जैसे द हरप्पन स्क्रिप्ट एज एन एग्जाम्पल फॉर सच स्क्रिप्ट, हरप्पा की जो स्क्रिप्ट है, आपको जैसे यहाँ ये इमेजेस में ये देख रहे हैं, ये जो स्क्रिप्ट है जो कभी कभी अभी भी पढ़ने में नहीं आई हैं, तो इससे हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि इन स्क्रिप्ट्स में क्या लिखा हुआ है। अब आते हैं हम इंस्क्रिप्शंस पर। किस पर आते हैं, इंस्क्रिप्शन पर। इंस्क्रिप्शन का मतलब होता है शिलालेख। शिलालेख मतलब पत्थरों पर आदि पर लिखी गई जो मैसेजेस हैं या जो चीज़ें लिखी हैं उनको हम बोलते हैं इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन वर अनदर इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ रिकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन ड्यूरिंग द पास्ट। जो पत्थरों पर लिखे वाली जो जानकारी वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। यूजली दे आर रिटन फाउंड इनग्रेव्ड ऑन स्टोन टैबलेट्स, ये पत्थरों पर लिखे गए हैं। पिलर्स, खंभों पर लिखे गए हैं। मेटल पिट्स, मेटल मतलब धातु के पत्थरों पर लिखे गए। दीवालों पर, गुफाओं आदि में तमाम सारा हमको लिखावट मिलती है। द इंस्क्रिप्शन वर रिटन इन डिफरेंट लैंग्वेज ऑफ एट डिफरेंट प्लेसेस, ये अलग अलग जगह पर अलग अलग भाषाओं में लिखे हुए हमें मिलते हैं। द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन इज कॉल्ड एपिग्राफी, और जो इस तरीके से इस इंस्क्रिप्शन की जो अध्ययन किया जाता है, जो पढ़ाई की जाती है या देखा जाए, उसको एपिग्राफी कहते हैं। जेम्स प्रिंसिप एंड ऑफिशियल ऑफ द, ओके बस इतना ही पढ़ेंगे इसमें। नीचे आ जाइए आप।
सॉरी बता देती हूँ। जेम्स प्रिंसेप एन ऑफिशियल ऑफ द कोलकाता एंड सेक्रेटरी ऑफ द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल वाज द फर्स्ट टू इंटरप्रीट द ब्राह्मी स्क्रिप्ट। जो जेम्स प्रिंसेप थे वो पहले ऐसे व्यक्ति थे जो कलकत्ता में थे और सेक्रेटरी थे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के, और जिन्होंने पहली बार ब्राह्मी स्क्रिप्ट को पढ़ा था। और उससे हमें जो अशोक महान जो बहुत बड़े राजा हुए थे जिन्हें हमें महान कहा है, उनके समय के बारे में हमें कई सारी जानकारी प्राप्त हुई, विच वर इंस्क्रिप्ट इन दैट लैंग्वेज, जो कि ब्राह्मी लैंग्वेज में लिखा गया था। इट गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट द मौर्य पीरियड, और उस समय मौर्य पीरियड में किस तरह का शासन व्यवस्था थी, किस तरह के लोगों का रहन सहन था, वो सारी जानकारी हमें इससे प्राप्त हुई है। नेक्स्ट है आर्कियोलॉजिकल sources. Archaeological पुरातात्विक is the scientific study of the material remains of the past discovered through digging or excavation conducted at various historical sites. जो पुरातात्विक चीज़ें वो होती हैं जो हमें खुदाई के द्वारा, डिगिंग मीन्स खुदाई और उत्खनन के द्वारा हमें प्राप्त होती हैं। कंडक्ट एट वेरियस हिस्टोरिकल साइट, कई जगहों से हमें कुछ ना कुछ, आप कई बार सुनते पढ़ते होंगे कि खुदाई में इतना पुराना वहाँ पर खुदाई की गई तो इतना पुराना सामग्री मिली है, और उन सारी चीज़ों को देख के हमें उस समय के रहन सहन आदि के बारे में, आचार विचार के बारे में पता चलता है। लेट अस टेक अ लुक एट सम ऑफ दीज सोर्सेस, और इसके सोर्सेस क्या क्या हैं वो हमें यहाँ पर समझ लगे। जैसे मोन्यूमेंट्स, मॉन्यूमेंट मतलब स्मारक। मॉन्यूमेंट एंड स्ट्रक्चर फाउंड ड्यूरिंग एक्सकवेशन एट वेरियस साइट्स टेल अस अबाउट द कंडीशन ऑफ द टाइम ड्यूरिंग विच दे वर बिल्ट। मोस्ट ऑफ दीज सच एज टेम्पल्स, स्तूपास, प्लेसेस एंड प्राइवेट हाउसेस वर इरेक्टेड रिलीजियस और सोशल पर्पस। उस समय जो स्मारक थे वो कई बार हमें किन्हीं परिस्थितियों से दब गए तो हमें खुदाई में प्राप्त हुए, तो हमें पता चलता है कि उस समय कैसी बिल्डिंगें हुआ करती थी, कैसे मंदिर हुआ करते थे। स्तूप, जैसे सांची स्तूपा की बात करें, या आपके इससे पहले वाले पेज में आपने देखा होगा कि हड़प्पन साइट आपको दिखाई दे रही है, अजंता केव्स हैं, जैसे ये सब पुराने समय के ही बने हुए हैं और जिनसे हमें बहुत सारी जानकारी और धार्मिक और सामाजिक जानकारी मिलती है। ठीक है, अब आते हैं हम कॉइन, सिक्कों से। कॉइन गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑफ द सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ अ कंट्री। जो सिक्के जो होते हैं किसी भी देश की आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था का विवरण हमें देते हैं। देयर सर्कुलेशन गिव्स अस एन आइडिया ऑफ द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द पीरियड व्हेन दे वर इशूड। उनसे हमें पता चलता है कि जब वो बने तब उस पर्टिकुलर जगह की जो आर्थिक स्थिति थी वो कैसी थी। दे टेल अस अबाउट द extent of a particular kingdom and its relation with distant areas. Roman coins discovered in India, इस तरीके से तो अगर दूसरी जगह प्राप्त हो रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह वो सिक्के मिल रहे हैं, तो हमें ये भी पता चलता था कि कहाँ कहाँ ये सिक्का फैल गया और कैसे कैसे उनके संबंध रहेंगे दूसरे राज्यों से। जैसे हमें रोमन सिक्के भी भारत में मिले हैं, इससे हमें पता चलता है कि हमारे जो पूर्वज थे वो उनका जो इंटरेक्टेड विद द पीपल ऑफ एंशियंट रोम, जो न्यूमिस्मैटिक्स इन द स्टडी ऑफ कॉइन्स, जो मुझे मुद्रा न्यूमिस्मैटिक्स ऑफ कॉइन है, मुद्रा संग्रहण, मतलब जहाँ पर पैसे या मुद्रा को, जिसे हम बोलते हैं मुद्रा, पैसे को, कॉइन्स को संभाल कर रखा गया है। तो हमें पता चलता है कि पुराने समय में किस तरीके से रोमन लोगों से भारत के संबंध रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे भारत के रोमन सिक्के भारत में मिले हैं। अदर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आर्टिफैक्ट्स, it means archaeological sources includes many other objects and artifacts founding during excavation such as tools used by the people in the past. इसके अलावा कई ऐसे और भी स्रोत हैं जिनसे आर्कियोलॉजिकल स्रोत कई ऐसे हैं जिनसे हमें उस समय के जीवन के बारे में, उत्खनन में, मतलब जो एक्सकवेशन, मतलब एक्सकेवेशन मीन्स खुदाई या उत्खनन में जो चीज़ें खोद कर निकाली गई चीज़ें हमें जो मिलती हैं, तो उस समय के पास्ट के बारे में जानकारी मिलती है कि वहाँ पर उस समय, जैसे हमें उसमें पीसेस ऑफ पॉटरी मिले, स्कल्पचर्स मिले, पेंटिंग मिले, ऑर्नामेंट मतलब आभूषण मिले, स्कल्पचर्स मिले, पेंटिंग्स मिले और मिट्टी के बर्तन आदि मिले, जो हमें बताते हैं कि उस समय की जीवन शैली कैसी थी और उन्हें कैसे
बनाया गया था। आर्कियोलॉजिस्ट ऑल्सो स्टडी रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एनिमल्स बोन। इसके अलावा उस समय के प्लांट और एनिमल बोन से भी जो स्टडी है वो भी आर्कियोलॉजिकल जो होते हैं, पुरातत्ववेत्ता जो होते हैं वो उनसे स्टडी करते हैं। फूड ग्रेन बरीड अंडरग्राउंड एंड फाउंड एट डिफरेंट साइट। इसके अलावा कई जगह हमें बरीड मीन्स दबे अनाज के दाने दबे हुए मिले। अब आज जब हमें मिलते तो हमें पता चलता है कि ये अनाज उस समय भी उगाया जाता था। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें हमारे पास्ट और हिस्ट्री के बारे में बताती हैं। तो हमें पता चलता है कि हमारे जो पूर्वज रहे हैं वो किस तरह की जीवन शैली जिया करते थे। इस चैप्टर में इतना ही। आगे इसकी आपको तो क्वेश्चन आंसर की जो PDF है वो मिल जाएगी। मैं आशा करती हूँ कि आपको सबको ये चैप्टर समझ में आएगा। इसको पढ़ें, समझें और उसके बाद इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो कॉपी में नोट डाउन करें। बाय।